हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो एनसीईआरटी सीरीज कर रहे थे उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं, जिसमें आज हम लोग पॉलिटी चैप्टर में, या जिसको सिविक्स कहा जाता है, चुनावी राजनीति के बारे में हम लोग जो है वो पढ़ने वाले हैं, जिससे मैं इंपॉर्टेंट 150 वन लाइन और क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा, जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है एनसीईआरटी सीरीज के नाम से, आप जो है जा करके देख सकते हैं, जिसमें मैंने साइंस, हिस्ट्री और सिविक्स तीनों को कंप्लीट जो है वो मतलब कि चैप्टर वाइज में करा रहा हूँ। तो चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। भाग फर्स्ट में हम लोग चुनाव की आवश्यकता और महत्व के बारे में पढ़ेंगे। इससे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में शासकों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो जनता के द्वारा। हरियाणा में 1987 में विधानसभा चुनाव में किस नेता ने न्याय युद्ध का नेतृत्व किया था? तो न्याय युद्ध का नेतृत्व चौधरी देवीलाल के द्वारा जो है वो किया गया था। चौधरी देवीलाल ने किस नई पार्टी का गठन किया था? तो लोकदल का। 1987 के चुनाव में लोकदल और उसकी सहयोगी पार्टियों को कितने सीटें जो है वो मिली थी? तो 90 में से 76 सीटें मिली थी। लोकदल को अकेले 60 सीटें जो है वो मिला था। लोकतांत्रिक देशों में बिना चुनाव के शासन क्यों संभव नहीं है? क्योंकि बड़ी आबादी वाले देशों में सभी लोग रोज एक साथ बैठकर फैसला नहीं ले सकते हैं। इसीलिए चुनाव क्या है? आखिर चुनाव किसे कहते हैं? इलेक्शन एक ऐसी व्यवस्था जिसमें लोग नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधि चुन सकते हैं और यदि चाहे तो वे उन्हें बदल भी सकते हैं। इसी को जो है वो चुनाव कहा जाता है। कल जो है वो अभी 12 जुलाई को 78 पोस्ट के लिए एसआई का एग्ज़ाम हुआ। तो आप लोग जो है वो अगर जो इन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा प्री का, तो वो देख रहे होंगे कि सारा का सारा क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी से जो है वो पूछा गया था, जिसमें लगभग 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो मिट्टी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। पॉलिटी से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन कम से कम जो है वो जितना पॉलिटी का क्वेश्चन था 5 से 6 टोटल जो है वो पूछा गया था। साइंस में भी जो है वो स्टेटमेंट वाइज ही क्वेश्चन पूछा गया था। एक जो है वो आया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों का कालानुक्रम जो है वो लगाना था, कि कौन सा पहले जो है वो आपका शहर बसाया गया था। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इस टाइप के क्वेश्चन अब आ रहे हैं। तो आप लोग अगर सोचेंगे कि वन लाइनर पढ़ करके हो जाएगा एग्ज़ाम, तो ऐसा अब नहीं होने वाला है। इसीलिए मैं जो है वो 150 इंपॉर्टेंट, समझ जाइए, एक चैप्टर से लेकर के आ रहा हूँ क्वेश्चन, जिससे अगर किसी भी तरह का बने क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं। बस इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए आप। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मतदाता चुनाव में कौन से 3 मुख्य फैसले लेते हैं? वे तय करते हैं कि उनके लिए कानून कौन बनाएगा, सरकार कौन बनाएगा और नीतियाँ कौन जो है वो तय करेगा। तो तीनों जो है वो कौन जो है वो आपका तय करते हैं? तो मतदाता। तो इसमें क्वेश्चन बना सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मतदाता से संबंधित है, का चुनाव करते हैं। तो कानून कौन बनाएगा, ये कौन, सरकार कौन बनाएगा। तो ऐसे जो है क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो इसीलिए आप लोग जो है अच्छी तरह से इसको देखा कीजिए। किसी चुनाव को लोकतांत्रिक मानने की पहली शर्त क्या है? हर किसी को मताधिकार हो और हर वोट का मूल्य जो है वो समान हो, यानी कि एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य। लोकतांत्रिक चुनाव की दूसरी शर्त क्या है? चुनाव में मतदाताओं के पास वास्तविक विकल्प होने चाहिए विभिन्न पार्टियों और उम्मीदवारों की। नहीं तो सिर्फ अगर एक उम्मीदवार खड़ा हो जाए, एक पार्टी ही रहे, तो लोकतांत्रिक वो जो है वो देश नहीं कहलाएगा, या फिर वो इलेक्शन नहीं कहलाएगा। लोकतांत्रिक चुनाव की तीसरी शर्त क्या है? तो चुनाव नियमित अंतराल पर होना चाहिए। जैसे 5 साल होता है लगभग हर देश में, या फिर 4 साल होता है, 6 साल होता है। तो ऐसे लोग एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर जो है वो चुनाव भी होना चाहिए। तो ये लोकतांत्रिक चुनाव का जो है वो तीसरा शर्त है। लोकतांत्रिक चुनाव का जो है वो चौथी शर्त क्या है? कि जनता जिसे वास्तव में पसंद करे चुनाव उसी का होना चाहिए। लोकतांत्रिक चुनाव में पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण शर्त क्या है, महत्वपूर्ण? तो चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से होने चाहिए। तो लोकतांत्रिक जो आपका व्यवस्था है उसमें 5 शर्त जो है वो रहता है, जिसके द्वारा मतदाता अपने जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको चूज करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि पॉलिटिकल यानी कि पॉलिटिकल प्रतिनिधित्व यानी कि पॉलिटिकल कंपटीशन का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? तो इससे समाज में गुटबाजी और फूट जो है वो पैदा होती है। तो ये देखिए इसका नुकसान भी है, तो उसके बारे में भी बतलाया गया है कि पॉलिटिकल कंपटीशन का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? तो इससे समाज में गुटबाजी और फूट जो है वो पैदा होता है। राजनीतिक
मुकाबले का सबसे बड़ा फायदा क्या है? यह राजनीतिक दलों और नेताओं को जनता की सेवा करने के लिए जो है वो मजबूर करता है। अगर मान लीजिए 2 से 3 जो है वो आपका उम्मीदवार रहेंगे और आप जो है वो जनता सपोर्ट डेट अगर 100 हैं और 3 लोगों को वोट देना है, तो आपका जो है वो वोट पाने के लिए इनकी मजबूरी है कि आप लोगों का जो है वो फ़ायदा करवाएँ ही करवाएँगे। जैसे हर इलेक्शन आता है तो कुछ न कुछ जो है वो एक तरह से तोहफ़ा के रूप में दिया जाता है कि अगर मेरा सरकार बनेगा तो मैं जो है ये करवा दूंगा, मैं जो है सड़क अच्छा बनवा दूंगा। तो ये राजनीतिक मुकाबले का सबसे बड़ा फायदा भी है। अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई नेता जनता की इच्छा के अनुसार काम नहीं करता है तो चुनाव में उसके साथ क्या होता है? तो जनता उसे अगले चुनाव में हरा भी देती है। क्या राजनीतिक दलों को आपसी होड़ देश के लिए अच्छी है? तो दीर्घकाल में हाँ, क्योंकि यह बेहतर काम करने की जो है वो प्रतिस्पर्धा जो है वो पैदा करती है। यानी कि एक तरह से कंपटीशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे देश में प्रतिनिधि चुनने की न्यूनतम आयु कितना है? तो विधानसभा और लोकसभा के लिए जो है वो 25 वर्ष है। वहीं आपका राज्यसभा हुआ, विधान परिषद हुआ, उसके लिए 30 वर्ष, याद रखिएगा। भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु जो है वो 18 वर्ष है। पहले 21 हुआ करता था, लेकिन अब 18 वर्ष है। आप जो है कमेंट में बतलाएंगे कि किस संविधान संशोधन के द्वारा 18 वर्ष किया गया। जनप्रतिनिधियों को निश्चित कार्यकाल के बाद दोबारा चुनाव क्यों लड़ना पड़ता है? जनता की जवाबदेही बनाए रखने के लिए। नहीं तो अगर चुनाव नहीं होगा तो फिर जो नेता होते हैं वो अपना मनमानी करेंगे। चुनाव किस प्रकार राजनीतिक जागरूकता बढ़ाती है? तो चुनाव प्रचार के दौरान जनता को विभिन्न मुद्दे और नीतियों की जानकारी जो है वो मिलती है। अधिनायकवादी या तानाशाही व्यवस्था में चुनाव कैसे होता है? वहाँ चुनाव केवल दिखावे के होते हैं, जनता के पास कोई वास्तविक विकल्प नहीं होता है। किस व्यवस्था में हर नागरिक प्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग लेता है? तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में, प्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसको कहते हैं। लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट डेमोक्रेटिक और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेटिक का मतलब हुआ कि अगर 2 प्रतिनिधित्व या फिर 3 प्रतिनिधित्व चुने गए हैं, एक तरह से कह सकते हैं कि जो पीएम सीएम बने होते हैं वो डायरेक्ट खड़ा होंगे और जनता जो है उनको वोट डायरेक्ट देती है। हम लोगों के देश में क्या होता है कि हम लोग अपने प्रतिनिधि जो है वो चुन करके भेजते हैं और ये लोग जो चुन करके जाते हैं वो अपना जो है वो एक कह सकते हैं कि मुखिया बनाते हैं और वहीं जा करके पीएम और सीएम बनते हैं। तो वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल हो जाता है। आशा करूंगा कि दोनों चीज़ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है वो समझ में आया होगा। स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी का उदाहरण मिलता है, लोग वहाँ पर जो है वो चुनाव करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक बड़े देशों में किस प्रकार का लोकतंत्र पाया जाता है? तो अप्रत्यक्ष और प्रतिनिधि लोकतंत्र यानी कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी या फिर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है वो मिलता है। प्रतिनिधि लोकतंत्र की रीढ़ किसे कहा जाता है? तो नियमित और निष्पक्ष चुनाव को प्रतिनिधि लोकतंत्र की रीढ़ कहा जाता है। न्याय युद्ध का अंग्रेजी नाम क्या है? तो स्ट्रगल फॉर जस्टिस जो है वो न्याय युद्ध का अंग्रेजी नाम है। 1987 में हरियाणा के मुख्यमंत्री बनते ही देवीलाल ने पहला काम क्या किया? तो छोटे किसान और व्यापारियों के कर्ज जो है माफ किए। 1991 के अगले हरियाणा विधानसभा चुनाव में देवीलाल की पार्टी क्यों हार गई? क्योंकि जनता उनके काम से असंतुष्ट थी और कांग्रेस को जो है वो मौका दिया। क्या बिना राजनीतिक दलों के लोकतांत्रिक चुनाव कराए जा सकते हैं? बड़े देशों में राष्ट्रीय स्तर पर यह संभव है। स्थानीय स्तर जैसे पंचायत पर बिना दल के चुनाव जो है वो हो सकते हैं, लेकिन बड़ा अगर जनसंख्या है तो ये संभव नहीं है। चुनाव किस प्रकार सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण में मदद करती है? तो बिना किसी हिंसा के वोट के माध्यम से सरकारें जो है वो बदल जाती है। जनमत यानी कि पब्लिक ओपिनियन को आकार देने का सबसे प्रभावी माध्यम क्या है? तो चुनाव और चुनाव प्रचार। भाग 2 में हम लोग जो है वो चुनाव प्रणाली 31 से 75 तक जो है वो क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, आपके लिए अगर ये बेनिफिशियल है तो आप इसको शेयर, सब्सक्राइब और चैनल को अभी तक जो है लाइक नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से जरूर किया कीजिए। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं दिया है, देखा है, तो आप जो है जा करके देख सकते हैं। मैं चैप्टर वाइज अभी क्लास 9th को कवर कर रहा हूँ, फिर 10th को जो है वो कवर करूँगा, जिसमें मैं साइंस, हिस्ट्री और पॉलिटी तीनों को लेकर के चल रहा हूँ। अभी ज्योग्राफी बाकी है तो उसका भी हम लोग क्लास करेंगे, तो इसके लिए आप लोग घबराएंगे नहीं।
अगला क्वेश्चन है कि भारत में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव सामान्यतः कितने वर्ष के बाद होता है? 5 वर्ष के बाद। जब सभी निर्वाचन क्षेत्रों में एक ही दिन या कुछ दिन के भीतर चुनाव हो जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसको आम चुनाव जो है वो कहा जाता है, जनरल इलेक्शन। किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे के कारण खाली हुई सीट पर होने वाले चुनाव को क्या कहा जाता है? उसको उपचुनाव, बाई इलेक्शन जो है वो कहा जाता है। तो देखिएगा कि बाई इलेक्शन का डिफिनेशन क्या है कि किसी सदस्य की मृत्यु या फिर कोई इस्तीफा दे देता है, उसके बाद जो बची हुई सीटें पर इलेक्शन होता है उसी को बाई इलेक्शन कहते हैं। देश को चुनाव के उद्देश्य से अलग अलग क्षेत्रों में बांटा जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है? इसको निर्वाचन क्षेत्र, कॉन्स्टिट्यूएंसी कहा जाता है। वर्तमान में लोकसभा में कुल कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो 543 निर्वाचन क्षेत्र है, याद रखिएगा। लोकसभा चुनाव में चुने गए प्रतिनिधि को क्या कहा जाता है? तो एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है, जिसको सांसद हम लोग आम भाषा में कह सकते हैं। विधानसभा चुनाव में चुने गए प्रतिनिधि को क्या कहा जाता है? तो एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या फिर विधायक या फिर विधानसभा सदस्य। किसी राज्य के निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? जनसंख्या के आधार पर। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या लगभग कैसी होनी चाहिए? तो लगभग समान जो है वो होनी चाहिए। पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इसको वार्ड कहा जाता है। पंचायत और नगरपालिका का अगर चुनाव का निर्वाचन क्षेत्र है उसको क्या कहेंगे? वार्ड। कमजोर वर्ग को सांसद में उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए संविधान में क्या व्यवस्था है? तो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र जो है वो शामिल है। लोकसभा में वर्तमान में अनुसूचित जाति एससी के लिए सीट जो है वो 84 रिजर्व है और एसटी के लिए जो है वो 47 रिजर्व है, याद रखिएगा। ग्रामीण यानी कि पंचायत और शहरी नगर पालिका स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए कितने सीट जो है वो रिजर्व है, आरक्षित है? तो 1/3, 33%। मतदान की योग्यता रखने वाले लोगों की सूची को आधिकारिक तौर पर क्या कहा जाता है? उसको मतदाता सूची, वोटर लिस्ट। मतदाता सूची को आम बोलचाल भाषा में क्या कहते हैं? तो वोटर लिस्ट कहा जाता है। मतदाता सूची को हर कितने साल में पूरी तरह से नवीनीकृत यानी कि रिवाइज किया जाता है? लगभग 5 साल में जो है वो इसका मतदाता सूची को एक तरह से बदला जाता है। सरकार द्वारा मतदाताओं की पहचान के लिए जानकारी किए गए कार्ड को क्या कहते हैं? इसको ईपीआईसी कहा जाते हैं, मतदाता फोटो पहचान पत्र। क्या वोट डालने के लिए सिर्फ वोटर आईडी कार्ड होना अनिवार्य है? नहीं, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड जैसे अन्य पहचान पत्र भी जो है वो आपके पास होना चाहिए। अगर आप लोगों ने वोट दिया होगा तो ये ज़रूर देखा होगा कि जब भी वोट देने जाना रहता है तो उस समय आपका एक पहचान पत्र जरूर होना चाहिए और आपका वोटर कार्ड भी होना चाहिए। भारत में उम्मीदवार बनने के लिए लगभग कितना आयु चाहिए? तो उम्मीदवार बनने के लिए 25 वर्ष नहीं, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा गलत है। अगर आप पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं या फिर वार्ड वगैरह का लड़ रहे हैं चुनाव, तो उसके लिए न्यूनतम जो है वो 21 वर्ष होना चाहिए। अगर आप विधानसभा का लड़ेंगे, लोकसभा का लड़ेंगे, तब 25 वर्ष होगा। यहाँ पर इसको थोड़ा सा देना चाहिए, माफ़ कीजिएगा। गंभीर आपराधिक मामले में लिप्त व्यक्तियों को उम्मीदवार बनाने से कौन रोक सकता है? तो न्यायालय के नियम के तहत चुनाव आयोग। चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को कौन सा फॉर्म भरना होता है? तो नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो नामांकन पत्र भरना रहता है। नामांकन पत्र के साथ उम्मीदवार को कुछ पैसे जमा करने होते हैं, उसको क्या कहते हैं? सिक्योरिटी डिपॉजिट। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार हर उम्मीदवार को कानूनी घोषणा अफिडेविट में क्या बताना अनिवार्य है? अपनी संपत्ति, शैक्षणिक योग्यता, अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामला। उम्मीदवारों को शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य न कराने के पीछे क्या तर्क है? क्योंकि भारत में लोकतंत्र में अंतिम निर्णय जनता का है और जन सेवा की भावना अधिक महत्वपूर्ण है। अगर मान लीजिए कोई उम्मीदवार है, अगर वो शैक्षणिक योग्यता देना अनिवार्य क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो भारत जैसे देश में अंतिम निर्णय कौन करता है? जनता करता है। अगर मान लीजिए जनता को अपने उम्मीदवार पसंद है, वो भले पढ़े लिखे हो या फिर नहीं हो, तो आखिरी जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि मौका उन्हीं के पास होता है कि वो पढ़ा लिखा उनको चाहिए या फिर अनपढ़ काम चला लेंगे। उम्मीदवारों की संपत्ति की घोषणा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ताकि मतदाता उम्मीदवार की वित्तीय स्थिति जानकारी सही जो है वो फैसला ले सके।
कि आखिर अगर वो मान लीजिए पढ़ा लिखा हुआ है तो कितना पढ़ा है, उसके पास संपत्ति कितना है, वो जो है क्या करता है, उसके हिसाब से हम लोग जो है उसको वोट देंगे। अगर मान लीजिए वो पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन एक तरह से व्यवहार में जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो लोगों के बातों को समझता है और काम करता है, तो उसके अनुसार जो है वो लोग वोट दे सकते हैं। उम्मीदवारों की सूची फाइनल होने और मतदान के बीच प्रचार के लिए कितना समय होता है? लगभग 2 सप्ताह 14 दिन। 1971 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया था? तो गरीबी हटाओ। 1977 के लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी ने कौन सा मुख्य नारा दिया? लोकतंत्र बचाओ। 1977 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में वामपंथी दलों का मुख्य नारा क्या था? जमीन जोतने वाले को। 1983 में आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में एन.टी. रामाराव ने कौन सा नारा दिया था? तो तेलुगु आत्मसम्मान। भारतीय चुनाव कानून के अनुसार एक उम्मीदवार लोकसभा चुनाव में एक क्षेत्र में अधिकतम कितने खर्च कर सकता है? तो बड़े राज्यों में अधिकतम 95 लाख रुपए खर्च किया जा सकता है। विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार प्रति निर्वाचन क्षेत्र अधिकतम कितना खर्च करेगा? तो विधानसभा के चुनाव में बड़े राज्यों में अधिकतम 40 लाख, और लोकसभा में अगर कहेगा तो वो बड़े राज्यों में 95 लाख, छोटे राज्यों में थोड़ा कम होता है पैसा खर्च करने का। चुनाव कानून के अनुसार क्या कोई उम्मीदवार मतदाताओं को रिश्वत दे सकता है या फिर धमकी से दे सकता है? बिल्कुल नहीं, यह एक दंडनीय जो है वो आपका अपराध है। क्या चुनाव प्रचार के लिए सरकारी संसाधनों, वाहन, भवन का उपयोग किया जा सकता है? नहीं, यह पूरी तरह से प्रतिबंधित है। चुनाव के समय राजनीतिक दलों और उम्मीदवार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों को क्या कहा जाता है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो कहा जाता है। जब चुनाव होने वाला होता है तो उस समय जो है वो कुछ रूल एंड रेगुलेशन बनाया जाता है जो कि हर उम्मीदवार और दल को मानना होता है, उसी को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहा जाता है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद क्या सरकार किसी बड़ी नीतिगत घोषणा या फिर शिलान्यास कर सकती है? नहीं, सरकार कोई बड़ी नीतिगत घोषणा और शिलान्यास नहीं कर सकती है। आचार संहिता कब से लागू होता है? चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तारीखों की घोषणा करने के दिन से। मतदान के दिन मतदाता जिस स्थान पर जाकर वोट देते हैं उसको पोलिंग बूथ कहा जाता है। मत डालने के बाद मतदाता की उंगली पर क्या लगाया जाता है? तो अमिट स्याही जो है वो लगाया जाता है, इंकडेबल इंक। पहले के समय में वोट रिकॉर्ड करने के लिए किसका उपयोग किया जाता था? तो बैलेट पेपर का किया जाता था। वर्तमान में वोट रिकॉर्ड करने के लिए ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग करते हैं। ईवीएम मशीन के साथ लगी उस मशीन को क्या कहा जाता है जो यह सत्यापित करती है कि वोट सही उम्मीदवार को दिया गया है? तो वीवीपैट कहा जाता है इसको। वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल कहा जाता है। किसी निर्वाचन क्षेत्र में सभी ईवीएम मशीन को सील करके कहाँ रखा जाता है? तो स्टोर रूम में जो है वो रखा जाता है। मतों की गिनती के दिन प्रत्येक उम्मीदवार के प्रतिनिधि कहाँ उपस्थित होते हैं? तो काउंटिंग सेंटर पर। मतगणना केंद्र पर, माफ कीजिएगा, मतगणना केंद्र पर। तीसरा भाग में हम लोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और चुनाव आयोग के बारे में जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में चुनाव कराने वाली सर्वोच्च और स्वतंत्र संस्था कौन सा है? भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई। चुनाव आयोग के प्रमुख को क्या कहा जाता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। क्या नियुक्ति के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति या सरकार के प्रति जवाबदेह होता है? नहीं, वह पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। भारतीय चुनाव आयोग की शक्तियाँ किस देश के चुनाव आयोग के समान या फिर उससे भी अधिक है? तो दुनिया के किसी भी विकसित लोकतांत्रिक देश जैसे अमेरिका। चुनाव ड्यूटी के दौरान सरकारी कर्मचारी किसके नियंत्रण में काम करते हैं? तो चुनाव आयोग के नियंत्रण में। यदि चुनाव आयोग को लगता है कि किसी बूथ पर धांधली हुई है तो वह क्या करता है? तो वह वहां दोबारा मतदान रीपोल जो है वो कराने का आदेश जो है वो दे सकता है, अगर चुनाव आयोग को ऐसा लगा कि वहां पर जो है वो कुछ धांधली वगैरह हुआ है।
चुनाव में लोगों की भागीदारी को मापने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो मतदान प्रतिशत, यानी कि कितने लोग जो है वो जाकर के वोट दे रहे हैं, वो परसेंटेज पर जो है वो काउंट किया जाता है एक तरह से। भारत में अमीर और उच्च वर्ग की तुलना में कौन अधिक प्रतिशत में मतदान करता है? तो गरीब, निरक्षर और वंचित वर्ग जो है वो मतदान करते हैं। अमीर और जो नौकरी पेशा वाले लोग होते हैं या फिर उच्च वर्ग के लोग होते हैं, वो लगभग ही चुनाव में हिस्सा लेते हैं। पश्चिमी देश जैसे अमेरिका में भारत के विपरीत कौन से लोग ज़्यादा वोट डालते हैं? तो अमीर और श्वेत लोग जो है वो वोट डालते हैं। लेकिन भारत जो है वो एक तरह से बहुत अच्छा कंट्री है, इसीलिए लोग यहाँ पर जो है वो वोट डालने नहीं जाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं कि बुद्धिमान जो है वो समझते हैं तो कि वोट क्या देने जाना है। और जब इलेक्शन हो जाता है, सरकारें उनके एक तरह से विपरीत में काम करने लगती हैं, तो फिर जो है वो बातें लोग करते हैं। भारत में आम लोग चुनाव को बहुत महत्व क्यों देते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके एक वोट से सरकार की नीतियों पर असर पड़ता है। पिछले कुछ और वर्षों में भारत में चुनाव से जुड़ी गतिविधियों में जनता की भागीदारी बढ़ी या फिर घटी है? तो लगातार जो है वो बढ़ी है, क्योंकि धीरे धीरे लोगों को समझ में आता है, लेकिन तब अभी भी उतना नहीं बढ़ा है जितना आप कह सकते हैं कि लगभग आपका 80% 85% जो है ओवरऑल इलेक्शन में आपका प्रतिशत हो, उतना अभी भी नहीं है। भारत में चुनाव परिणामों को लेकर एक सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? यह सत्तारूढ़ दल यानी कि शासक पार्टी अक्सर चुनाव जो है वो हार जाती है। यह जो है परिणामों को लेकर के सबसे बड़ी सच्चाई है। लेकिन कह सकते हैं कि अगर अच्छा काम करेगा सरकार तो लगभग नहीं ही होता है। अमेरिका में मौजूदा चुने हुए प्रतिनिधि के दोबारा जीतने का दर क्या है? बहुत अधिक, लगभग 90%। भारत में पिछले कुछ दशकों में औसतन कितने वर्तमान सांसद या विधायक चुनाव हार जाते हैं? तो लगभग आधे, 50%। भारत में बड़े पैमाने पर धांधली करके जीता गया चुनाव परिणाम क्यों नहीं टिक पाता? क्योंकि विपक्षी दल और जनता इसे स्वीकार नहीं करते और चुनाव आयोग सख्त कार्रवाई करता है। धांधली का क्या अर्थ है? यानी कि रिगिंग, चुनाव में अपने पक्ष में वोट बढ़ाने के लिए की जाने वाली गड़बड़ी या फिर धोखाधड़ी, इसको रिगिंग कहते हैं, धांधली। फर्जी मतदान किसे कहते हैं? किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर अवैध रूप से वोट डालना। बूथ कैप्चरिंग क्या होता है? किसी दल या फिर गुंडे द्वारा मतदान केंद्र पर कब्जा कर जबरन अपने पक्ष में वोट डलवाना जो है वो बूथ कैप्चरिंग कहलाता है। पहले के ज़माने में जो है वो बहुत हुआ करता था, लेकिन अब जो है वो ना के बराबर है, किसी किसी स्टेट में है, याद रखिएगा। स्वतंत्र चुनाव की राह में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? अमीर उम्मीदवारों और बड़ी पार्टियों द्वारा पैसे का अत्यधिक और अनुचित जो है वो उपयोग करना। टिकट वितरण में धांधली, माफ कीजिएगा, टिकट वितरण में वंशवाद यानी कि डायनेस्टी पॉलिटिक्स की चुनौती क्या है? पार्टियों द्वारा योग्य कार्यकर्ताओं के बजाय अपने रिश्तेदारों को जो है वो टिकट देना। भारतीय चुनाव में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों की क्या चुनौती है? पैसे और बाहुबल के दम पर बड़ी पार्टियों से टिकट पा लेना। देश में छोटे दल और निर्दलीय उम्मीदवारों को सबसे बड़ी मार क्यों झेलनी पड़ती है? बड़ी पार्टियों की तुलना में उनके पास संसाधन जो है वो बहुत कम हो पाते हैं। क्या भारत के सभी चुनाव 100% कमियों से मुक्त है? नहीं, कुछ कमियां हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर चुनाव का ढांचा लोकतांत्रिक है। निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों को क्या करना चाहिए? सहज रहना चाहिए और किसी भी गड़बड़ी की शिकायत चुनाव आयोग से करनी चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? महाभियोग, इम्पीचमेंट जैसी जटिल प्रक्रिया है, तब जाकर के मुख्य चुनाव आयुक्त हटेंगे। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1951-52 में। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर चुनाव आयोग क्या कर सकता है? उम्मीदवारी का नामांकन रद्द कर सकता है या फिर उसके प्रचार पर रोक जो है वो लगा सकता है। क्या चुनाव आयोग सरकार के किसी मंत्री को चुनाव के दौरान सरकारी गाड़ी का प्रयोग करने से रोक सकता है? हाँ, आचार संहिता के तहत रोक सकती है। चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में जो है वो चुनाव आयोग का मुख्यालय है। यह एक संवैधानिक निकाय है। आर्टिकल 324 से 30 के बीच में इसका उल्लेख किया गया है, ये भी याद रखिएगा। राज्य स्तर पर चुनावों को देख रेख करने वाले अधिकारी को जो है वो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कहा जाता है।
जिला स्तर पर चुनाव का प्रबंधन करने वाले अधिकारियों को क्या कहा जाता है? जिला निर्वाचन अधिकारी DEO या फिर रिटर्निंग ऑफिसर RO जो है वो कहा जाता है। राज्य स्तर पर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, जिला स्तर पर DEO जिला निर्वाचन अधिकारी। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र के लिए क्यों आवश्यक है? ताकि जनता का लोकतांत्रिक व्यवस्था और सरकार में विश्वास बने रहे। यदि कोई उम्मीदवार वोट पाने के लिए जाति या फिर धर्म के नाम पर अपील करता है तो क्या होता है? यह चुनाव कानून और आचार संहिता का जो है स्पष्ट उल्लंघन है। लेकिन आज के समय में अगर भारत में देखा जाए तो रिलीजन पर ही ज़्यादातर जो है वो आपका इलेक्शन फिलहाल में लड़ा जा रहा है, और काम पर जो है वो कुछ नहीं लड़ा जा रहा है, लेकिन तब पर भी यहाँ पर कुछ कार्रवाई नहीं होता है। चलिए कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के सभी 543 क्षेत्रों से चुने गए प्रतिनिधियों की सभा को क्या कहा जाता है? तो संसद का निम्न सदन या फिर लोकसभा। क्या कोई व्यक्ति जो जेल में बंद है वह वोट डाल सकता है? भारतीय कानून के अनुसार जेल में बंद कैदियों को मतदान देने का अधिकार नहीं है। चुनाव के दौरान मीडिया पर चुनाव आयोग का क्या नियंत्रण होता है? तो सशुल्क समाचार यानी कि पेड न्यूज और पक्षपातपूर्ण प्रचार से बचने के दिशा निर्देश दिए जाते हैं। लेकिन आज के समय में आप लोग जानते होंगे कि न्यूज चैनलों का क्या हाल है। एग्जिट पोल क्या होता है? मतदान केंद्र से बाहर निकलने वाले मतदाताओं से पूछकर तैयार किया गया चुनावी सर्वे। जैसे हम लोगों का एग्ज़ाम वगैरह होता है, जाते हैं हम लोग एग्ज़ाम देने, तो उसके बाद आकर के बतलाते हैं कि हम लोग ऐसा प्रश्न आया, हम लोगों ने जो है वो इतना क्वेश्चन सही किया, उसके अनुसार जो एक तरह से कट ऑफ तैयार किया जाता है, उसी को एग्जिट पोल कह सकते हैं। चुनाव आयोग एग्जिट पोल के प्रसारण पर कब रोक लगाता है? जब तक कि चुनाव के सभी चरणों का मतदान पूरी तरह से समाप्त न हो जाए। जब मतदान पूरी तरह से समाप्त हो जाता है फिर एग्जिट पोल का प्रसारण जो है वो आप कर सकते हैं। क्या भारत में कोई भी राजनीतिक दल बिना पंजीकरण के चुनाव लड़ सकता है? नहीं, उसे चुनाव आयोग द्वारा पंजीकरण करना अनिवार्य है। अगला पार्ट जो है वो आपका महत्वपूर्ण शब्दावली, तथ्य और वैचारिक प्रश्न जो है वो हम लोग पढ़ेंगे, जो कि 116 से 150 तक है। अगर आपको ये वीडियो वाकई में अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है तो NCERT पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप जो है जाकर के इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जाकर के देख सकते हैं। माफ़ कीजिएगा। वयस्क मताधिकार क्या होता है, का अर्थ क्या है? निश्चित आयु। भारत में 18 वर्ष प्राप्त सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के वोट देने को यूनिवर्सल जो है वो वयस्क मताधिकार कहा जाता है। इसको इंग्लिश में क्या तो बोला जाता है, मैं अभी भूल रहा हूँ। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का आधार क्या है? तो समानता का सिद्धांत। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों को जो आधिकारिक चिन्ह देते हैं उसे क्या कहा जाता है? इलेक्शन सिंबल जो है वो कहते हैं। चुनाव चिन्ह का सबसे बड़ा लाभ किसे होता है? उन मतदाताओं को जो पढ़ लिख नहीं सकते हैं, वे चिन्ह देकर वोट देते हैं। किसी राजनीतिक दल द्वारा चुनाव से पहले जारी की जाने वाली अपनी नीतियों की घोषणा को क्या कहा जाता है? घोषणा पत्र, जिसको मैनिफेस्टो कहा जाता है। गठबंधन सरकार कोलिशन गवर्नमेंट का चुनाव से क्या संबंध है? जब किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिले तो कई दल मिलकर के सरकार बनाती है। जैसे अभी आप जो है बिहार में एग्जाम्पल है, अभी NDA का सरकार है, बहुत सारा दल मिल करके यहाँ पर बनाया है। लोकसभा में बहुमत साबित करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने सीट चाहिए? 272। यदि किसी राज्य की विधानसभा में कुल 90 सीट हैं तो बहुमत के लिए सीट जो है वो 46 चाहिए, यानी कि 50% + 1। चुनाव प्रचार का सबसे पारंपरिक और प्रभावी तरीका क्या है? जनसभा, रैली या घर घर जाकर संपर्क करना। वर्तमान डिजिटल युग में चुनाव प्रचार का नया माध्यम क्या बन गया है? सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म। निर्दलीय उम्मीदवार किसे कहते हैं? वह उम्मीदवार जो किसी भी राजनीतिक दल से टिकट नहीं लिया है बल्कि स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रहा है। क्या कोई निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीतने के बाद सरकार में मंत्री बन सकता है? हाँ, यदि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री उसे शामिल करना चाहे तब। चुनाव में नोटा का अर्थ क्या है? नन ऑफ द एबव, यदि मतदान को कोई उम्मीदवार पसंद न हो।
भारत में बैलेट पेपर पर नोटा का विकल्प पहली बार कब शामिल किया गया था? वर्ष 2013 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। भारतीय चुनाव प्रणाली में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का मतलब क्या है? तो जिस उम्मीदवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र में अन्य सभी से सबसे अधिक वोट मिले हैं उसे विजय घोषित किया जाता है। इसी को FPTP फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहा जाता है। और मुझे अभी भी याद है आपका 1799 का जो 18 तारीख का सेकेंड शिफ्ट हुआ था उसमें यह क्वेश्चन आया था, आप जो है जाकर के देख सकते हैं। क्या भारत में राष्ट्रपति का चुनाव आम जनता सीधे करती है? नहीं, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से सांसदों और विधायकों द्वारा होता है। भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर के, वो निर्वाचित या फिर मनोनीत हो। चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल या फिर क्षेत्रीय दल का दर्जा किस आधार पर करती है? चुनाव में प्राप्त वोटों के प्रतिशत और जीती गई सीधी सीटों के आधार पर। एक स्वस्थ लोकतंत्र में चुनाव के बाद हारने वाले दल की क्या भूमिका होती है? वह रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाता है। चुनावी राजनीति में दल बदल किसे कहते हैं? चुनाव जीतने के बाद अपने लाभ के लिए एक राजनीतिक दल छोड़ करके दूसरे दल में शामिल होना। जैसे अभी आम आदमी पार्टी के 7 सदस्य जो है वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, इसी को दल बदल कहा जाता है। लेकिन उस पर भी कुछ पाबंदियां है। तो मैंने जो है वो दल बदल कानून से संबंधित जितना भी डिटेल है वो मैंने एक द 5 मिनट शो में लेकर के आता हूँ, उसमें मैंने करवाया है। तो आपने अगर नहीं देखा है तो आप जो है जाकर के देख सकते हैं कि दल बदल कानून कब आया, कौन से प्रधानमंत्री ने इसको लाया और उसका जो है मुख्य विशेषता क्या है। दल बदल को रोकने के लिए भारत में कौन सी कानून है? तो एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी कानून। लोकसभा का कार्यकाल विशेष परिस्थितियों में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? एक बार में 1 वर्ष के लिए। क्या भारत में चुनाव के खर्च का वहन पूरी तरह सरकार करती है? नहीं, प्रशासनिक खर्च सरकार उठाती है लेकिन प्रचार का खर्च पार्टियां जो है वो उठाती है। तो क्या भारत में चुनाव के खर्च का वहन पूरी तरह से सरकार करती है? तो नहीं। स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन से क्या तात्पर्य है? यह प्रस्तावित सुधार जिसके तहत चुनाव प्रचार का खर्च भी सरकार उठाता है। लोकतांत्रिक देशों में चुनाव को उत्सव क्यों माना जाता है? क्योंकि यह नागरिकों को अपनी संप्रभुता और शक्ति का एहसास कराने का सबसे बड़ा अवसर है। इसीलिए लोकतंत्र का इसको महापर्व कहा जाता है जिस दिन इलेक्शन होता है। भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव और चुनाव आयोग का उल्लेख है? तो भाग 15 324 से 329 या फिर 330 तक कह सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक स्वतंत्र निर्वाचन का जो है वो स्थापना होगा? तो है 324 अनुच्छेद। चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने की माफ कीजिएगा, चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने की अंतिम जिम्मेवारी किसके पास होती है? चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन की। यदि कोई पार्टी चुनाव में धांधली की शिकायत करती है तो उसे जांच कौन करता है? चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त विशेष पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर। मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने का काम वर्ष में कब होता है? यह एक सतत प्रक्रिया है लेकिन विशेष संशोधन अभियान भी चलाया जाता है एक तरह से। चुनावी अनियमितता का एक उदाहरण है? किसी एक उम्मीदवार द्वारा तय सीमा से अधिक धन खर्च करना या फिर जातिगत भावनाएं भड़काना, यह चुनावी अनियमितता का उदाहरण है। कि आप जो है वो किसी एक विशेष धर्म जाति पर बोल रहे हैं। क्या कोई विदेशी नागरिक भारत में आम चुनाव में मतदान कर सकता है? नहीं, केवल भारत के पंजीकृत नागरिक ही मतदान कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई विदेशी नागरिक है, आकर के वो पंजीकरण करके कि मैं जो है वो भारत का नागरिक बनना चाहता हूँ, अगर वो भारतीय नागरिकता ले लेता है तब वो लड़ सकता है, अन्यथा नहीं। चुनावी राजनीति का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? लोक कल्याण और देश का विकास। एनसीईआरटी कक्षा 9 के अनुसार चुनावी प्रतिनिधित्व नेताओं को क्या करने के लिए मजबूर करती है? जनता की समस्याओं को उठाने और उन्हें हल करने के लिए। संक्षिप्त में कहें तो भारत में चुनाव का नियंत्रण किसके हाथ में है? तो एक पूरी तरह स्वतंत्र निकाय है, भारत निर्वाचन आयोग के हाथों में है, यानी कि चुनाव आयोग के हाथों में है। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो 150 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया चुनाव
से संबंधित जितने भी शब्दावली थे, चुनाव कौन करता है, कौन कराता है, कौन इसमें शामिल होता है, चुनाव जो है वो कैसे होता है, हर प्रक्रिया को हम लोगों ने यहाँ पर क्लास 9th का जो आपका सिविक्स का चैप्टर नंबर 3 है उसको पूरी तरह से हम लोगों ने ख़त्म कर दिया है। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जा करके देख सकते हैं। अगर आप हिस्ट्री, साइंस में बायोलॉजी, केमिस्ट्री जो है वो पढ़ना चाहते हैं तो सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जा करके देख सकते हैं। करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर शेयर कीजिए। चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।